अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तजिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मुज़म्मिल सरवर्दी साहब इस टाइम मौजूद है। मुज़म्मिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बात मौसमी तब्दीली की करेंगे, जो पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की वजह से मसाइल से दो चार है। बारिशों के बाद, सैलाब के बाद जो आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है, इस पर बात करेंगे कि हुकूमत क्या तदबीरें इस पर कर रही है। हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर साहिबा। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मरियम, सबसे पहले सवाल मैं ही कर लेती हूँ कि मरियम, सूरत हाल तो आपके सामने है। स्वात में जिस तरह से सैलाब आया और कितने लोगों की जानें चली गईं, और ये हमारे लिए अब कोई सूरत हाल नई नहीं है, क्योंकि कुछ गुज़श्ता सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस तरह सैलाब आ जाते हैं और लोगों के घर भी बह जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या इस हवाले से सीरियस इकदाम कर रही है? जी, देखिए, जहाँ तक बात आती है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इस हवाले से सीरियसली, तो ये एक मिलियन डॉलर सवाल है मेरा ख्याल है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो कॉजेज़ पर डिपेंड करता है। और पर्टिकुलरली अगर हम नॉर्थर्न एरियाज़ की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान और ऐसे इलाकों की, तो वहाँ पर आप देखें कि लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपके जो ग्लेशियर की मेल्टिंग है उसकी वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैलाब आते होते हैं। और बहुत बड़े रीजंस जो आपको नज़र आते हैं, एक तो लोकली आपको ये नज़र आता है कि जो कि इस पर बहुत कम बात की जाती है, और मैंने खुद विटनेस किया है कि वहाँ कुछ लोकल्स ऐसे होते हैं जो आपकी ग्लेशियर्स जो है उसको काट के वो गोला डंडा बना के बेच रहे होते हैं मार्केट्स में। एक तो ये नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑफ कोर्स आपके जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है उसकी वजह से बहुत तेज़ी से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और फिर वो ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से आपके लैंडस्लाइड्स भी ट्रिगर हो रहे होते हैं। और डिफॉरेस्टेशन का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है कि काफ़ी जो टिम्बर माफिया आपका खास तौर पर वो दरख्त काट काट देता है, काफ़ी ज़्यादा कवर आपका रिमूव होता है, तो आपकी जो सॉइल होती है दरख्त उसको जो है वो मजबूती से जो है वो उसकी जड़ें जो है वो आपकी इंटैक्ट रखती हैं। और जब दरख्त नहीं होते हैं तो फिर वो बहुत बड़े बड़े आपको सैलाबी रेले आपको नज़र आते हैं। और कुछ लैंडस्लाइड की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की फ्लडिंग जो है वो हमें देखने को मिली, कि बड़े बड़े पत्थर जो है वो उसमें जो है वो बिल्कुल साथ लेके उसमें गाड़ियाँ की गाड़ियाँ जो है वो तबाह हो गई। तो गवर्नमेंट को जो है वो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जो हमारे मेड डिपार्टमेंट है या जो हमारे एनडीएमएज और पीडीएमएज हैं वो बाकायदगी से एडवाइजरीज इशू करते हैं कि किन इलाकों में जो है वो बारिशें होने का इम्कान है और किन इलाकों में टूरिस्ट को जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो उन उन अर्ली वार्निंग्स को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। वेबसाइट्स पर और उनके सोशल मीडिया पर तो ज़रूर होते हैं, लेकिन आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उसमें बहुत आसानी से ये चीज़ पाकिस्तान में की जा सकती है कि जो आपकी टेली कम्युनिकेशंस एजेंसीज होती हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं पाकिस्तान में, उनके साथ मिलके आप अलर्ट पे एनडीएम या पीडीएम में इस तरह का काम करें कि वो आपके मोबाइल के ऊपर बीप एक आए, और उसके बाद अलर्ट जो है वो एक शॉर्ट सा हो कि भाई इतने जो है वो इलाकों में बारिश होने का इम्कान है, तो आप लोग अपना ट्रैवल अकॉर्डिंगली प्लान करें। लेकिन जब हम शहरों की तरफ आते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वहाँ पे अगर बारिशों का अलर्ट आ भी जाए तो आप ये देखें कि आप श्योर नहीं होते कि आपके घरों में पानी घुसेगा, क्योंकि जो आपके प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत फैल रही हैं, जो आपका ग्रीन कवर रिमूव किया जा रहा है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं जिसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं की जाती है। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉजेज़ को आप देखें तो गवर्नमेंट को उसी हिसाब से करना चाहिए। लेकिन बहुत मेन चीज़ जो गवर्नमेंट कर सकती है वो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसको एक तो थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है चेंजिंग क्लाइमेट के साथ, और जो हर 5 साल बाद ये रूल भी है कि वो रिवाइज होती है। तो दूसरा उसके साथ ये करना चाहिए कि अक्रॉस सेक्टर्स आपको जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, इनकॉर्पोरेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में करवाना चाहिए। आप देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है वो आपके हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ डायरेक्ट एसोसिएट है। क्लाइमेट चेंज स्मॉग का इशू जब आता है, फ्लडिंग के बाद जो है आपकी बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा आपके जो है वो एनर्जी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि जो रिन्यूएबल की खासतौर पर आप देखें सोर्सेज हैं उनको वो काफ़ी इम्पैक्ट करती है। इसी तरह आपके जो सारी मिनिस्ट्रीज के साथ आप उठा के देखें तो आपके क्लाइमेट चेंज के लिंकेजेस हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर के साथ लिंकेजेस हैं, और क्लाइमेट चेंज उसको भी आपका इम्पैक्ट करता है। तो बहुत बहुत सारी और मल्टी लेवल पे चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है, तभी उससे जो है वो हम रिस्पॉन्ड करने में क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको जो है वो हम बेहतरी उसकी तरफ ला सकते हैं। अदरवाइज ये तो नहीं होगा कि ये आपके इवेंट्स जो है वो वक्त के साथ साथ कम होंगे, बल्कि ये तो वक्त के साथ साथ आपके बढ़ेंगे। तो हमें प्रिपेयर्डनेस पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा मरियम, आप चूँकि एक्सपर्ट हैं एनवायरनमेंट पे, अगले 5 साल बाद आप पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस देखते हैं? हम देख रहे हैं बारिशें ज़्यादा हो रही हैं,
अर्बन फ्लडिंग देख रहे हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग देख रहे हैं, हम इस किस्म के क्लाउड बर्स्ट देख रहे हैं। अब आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद पाकिस्तान के क्लाइमेट को कहाँ देखती हैं, एनवायरनमेंट? जी देखिए, अगर आप पिछले 10 साल की रिसर्च को उठा के देखें पाकिस्तान में, तो आपको जो ट्रेंड नज़र आता है वही ट्रेंड जो है वो एग्रीवेट होने का खदशा है अगले 5 सालों में। आप ये देखें कि जो ग्लोबल एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम कहते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से ख़ास तौर पर रिलीज़ होती हैं, तो दुनिया जो है वो उनको कम करने पे वो ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया है नई एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही, और उनने 2025 को जो उनका बिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं जो आपके फॉसल फ्यूल कंजम्पशन मजीद करेंगे। इसका ये मतलब है कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर निकल गया है आपके पेरिस एग्रीमेंट से, तो इसका मतलब मजीद एमिशंस होंगी अगले 5 सालों में, और मजीद क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आपके एग्रीवेट होंगे। पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें तो आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो मजीद एक्सेलरेट होगी, जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर लेट आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं वो आपके मजीद पड़ेंगे। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट रहेगा, आपकी बारिशें मजीद इंटेंस होंगी, मजीद तेज़ होंगी। कभी मौसम में ऐसा होगा जैसे सर्दियों में आपको देखने को मिला है कि बारिशें ना होने के बराबर होती हैं, मानसून में फिर बहुत ज़्यादा होंगी, यानी कि आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो फिर आपके फ्लड जो है वो अर्बन फ्लडिंग भी आपके जो है वो करेंगे। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, मुझे नहीं लगता कि उसमें इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5 साल के अरसे के अंदर अंदर कर पाएगी। तो मजीद आपका जो फॉरेस्ट कवर है, जो ग्रीन कवर आपको कहीं की नज़र आता है इक्का दुक्का, वो भी आपका रिमूव होगा। तो आपके मजीद शहरों के अंदर जो है वो अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट, जो कि हीट वेव्स का सबब बनता है, वो आपके मजीद हीट वेव्स आपकी लंबे अरसे के लिए रहेंगी और बहुत इंटेंसिटी वाली होंगी। बाहर का मौसम आपका ना होने के बराबर है, और खदशा है कि आगे भी यही होगा कि या तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा या ना होने के बराबर रहेगा। इसी तरह आपकी जो सर्दियां हैं उसका ड्यूरेशन जो है वो श्रिंक होकर रह गया है, तो वो भी आपका इम्पैक्ट होगा। कम अरसे के लिए आपकी सर्दियां आपको देखने को मिलेंगी। और जो फसलों के ऊपर आपका इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से, चूंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, तो आपकी जो फसलें बोने और काटने का सीज़न है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो गया हुआ है, तो मज़ीद जो है वो शिफ्ट होने का खदशा है। जो करंट जो है वो आपके एमिशंस के आप देखें स्टैंडर्ड्स हैं, और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। जी, एक स्मॉग बहुत हम देख रहे हैं पंजाब में, और इधर के स्मॉग का बहुत अब एक एलिमेंट है। आप इसको कैसे देखती हैं, बढ़ता हुआ देखती हैं? क्योंकि ये पंजाब में और ये स्मॉग कवर हो जाता है साल में 2 दफ़ा, ये भी एनवायरनमेंट का एक हैजर्ड है। ये स्मॉग को कैसे देख रही हैं आप? जी बिल्कुल। आप देखें कि करंट गवर्नमेंट जो है वो इस पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन आप देखें कि अगर कॉजेज़ को हम देखें तो उस तरह से उसको कॉज की बेस पे एड्रेस नहीं किया जा रहा। आप देखेंगे हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, मिसाल के तौर पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है आपका स्मॉग का। तो अब होता ये है कि जब भी स्मॉग का सीज़न आता है पूरा साल उस पर काम करना चाहिए, लेकिन चूंकि इस पर मीडिया की अटेंशन आती है तो ही गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में आती है। और गवर्नमेंट जो है वो सॉफ्ट टारगेट्स पर काम कर रही होती है, यानी कि किसान जो फसल जला देते हैं उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, और जो आपके ब्रिक किल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फोर्समेंट लागू की जाती है। आप ये देखें कि ये भी कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन ये आपके मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। आपका मेजर कंट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। अब रूल आपके पास मौजूद है कि आपके जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसको उसके लिए जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं पाकिस्तान में, तो उसको इन्फोर्स करने का मैकेनिज्म प्रॉपरली नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को पता ही नहीं है कि किसने इम्प्लीमेंट करना है, और अगर एक दो इंस्टीट्यूशन को पता भी है कि इम्प्लीमेंट करना है तो उनके पास ह्यूमन फोर्स नहीं है, यानी कि उनके पास इतनी टीम्स नहीं है। आप देखें कि पंजाब इतना बड़ा है और टीम्स बहुत छोटी हैं उनके पास, तो एक तो ह्यूमन रिसोर्स अगर बढ़ाएं तो बेहतर होगा। अदरवाइज आप देखें कि 1 साल के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतने सिग्निफिकेंट आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी कि आपका स्मॉग का इशू जो है वो एड्रेस हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट जो है वो राइट सोर्सेज को टारगेट करके उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करे तो हो सकता है। दूसरा आपका मेजर कंट्रीब्यूटर इंडस्ट्री होता है। इंडस्ट्रीज में आप देखें कि ज़्यादातर उन लोगों की इंडस्ट्रीज होती हैं या उनके लिंक होते हैं जो हमारे पार्लियामान में लोग बैठे होते हैं, तो आपके मुतलका इदारे अगर कोई एक्शन लेते भी हैं, उसको बंद भी करते हैं, तो अगले दिन वो फैक्ट्री खुल जाती है। तो रेगुलेशंस और रूल्स को अगर हम सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे
तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिजिनस जो प्लांट्स आपके होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक साल के अंदर अंदर, जो अभी अब सर्दियां आ जाएंगी तो इतने दरख्त बड़ा होने में टाइम लेता है, तो सस्टेनेबल किस्म के हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं स्मॉग के इशू को एड्रेस करने के लिए भी, जिसकी वजह से आपको सिग्निफिकेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो मुझे स्मॉग का इशू भी सेम ही नज़र आएगा आने वाले वक्तों में। आप समझती हैं कि ये जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रही है, ये अर्बन स्मॉग को ख़त्म कर सकेगा या ये नहीं कर सकेगा? कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स सिर्फ चलाई जाएं। जी देखिए कि जो पॉलिसीज़ हमारी पाकिस्तान में बनाई जाती हैं, वो उसमें अनफॉर्चुनेट एंगल आपको ये नज़र आता है कि उसमें एक एलीट कैप्चर आपको नज़र आता है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के साथ भी मुझे यही इशू नज़र आता है कि आप देखें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को आप उठा के देखें तो आपकी एलीट क्लास जो है वो अफोर्ड आपकी कर सकती है, या आपकी गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स। तो अगर ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं तो इसमें आपको आप देखें कि कोई 1% आपका एलीट जो है वो पाकिस्तान में, वो चले इलेक्ट्रिक कार्स आप ले लें, वो उससे आपका क्या सिग्निफिकेंट आपका जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप मेजॉरिटी आप देखें, जो आपके रिक्शास हैं, जो आपकी कार्स हैं, जो आपकी बाकी ट्रांसपोर्टेशन आपकी रोड के ऊपर चलती है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आपके इलेक्ट्रिक कार्स। तो चूंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस वजह से इतना खरीदी नहीं जाएंगी, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी। अगर लोग अफोर्ड कर सकें, अगर गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स निकालें जिसमें लोग अफोर्ड कर सकें इस तरह के कार्स खरीदना या इस तरह के रिक्शास खरीदना जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हों, तो आपके इस इशू को एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन आप फिर देखें इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आप जाएं तो उसमें जो बैटरीज इस्तेमाल होंगी, उसको जो है वो डिस्पोजल का क्या मैकेनिज्म है, उस पर काम पॉलिसी आपकी एड्रेस नहीं करती है। लेकिन ये है कि चूंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो उस तरह से ख़रीदी नहीं जाएंगी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल। और चूंकि आपकी गवर्नमेंट भी चेंज हो जाती हैं तो जो पॉलिसीज़ पिछली गवर्नमेंट बनाती है उस पर उतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट भी नहीं होता है। तो इस वजह से मुझे इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होती नज़र आती नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है मरियम, हम स्मोक के बाद सिचुएशन देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से लोग हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, लोगों की तबीयतें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, बारिशें होती हैं तो बारिशों के बाद हम हलाकतों का सुनते हैं और उसके बाद फौरी तौर पर गवर्नमेंट इकदाम उठाती है, लेकिन वो नाकाफ़ी होते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी गवर्नमेंट को? क्योंकि अभी तक आपकी गुफ्तगू से भी मुझे यही महसूस होता है, और ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी एक शहरी मैं भी इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि जिस तरह से इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं और वो सेटिस्फाई अभी तक आवाम को कर नहीं सके हैं। तो करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को ताकि हंगामी बुनियादों पे हम इन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता निकल सकें? जी देखिए, अगर पर्टिकुलरली हम स्मॉग इशू की बात करें तो सबसे पहले तो जो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं उनको जो है वो रेगुलर चेक किया जाए और उनको फिटनेस सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएं ताकि उनसे एमिशंस को जो है वो कंट्रोल किया जाए। बतौर शहरी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी गाड़ियों को चेक करवाएं और उसमें जो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं या सीएनजी, वो उसकी क्वालिटी हम जो है वो बेहतर रखें। गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल पंप्स पे चेक एंड बैलेंस रखे कि कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की क्वालिटी ना हो। इसके अलावा आप देखें कि जो बहुत मेजर इशू है पाकिस्तान में वो वेस्ट मैनेजमेंट को एड्रेस करने हैं है, चाहे वो शराब से रिलेटेड है, वो आपके हेल्थ इशू क्रिएट करता है, चाहे वो स्मोक से रिलेटेड है, आपके कूड़ा जलाने से बहुत ज़्यादा आपकी इमिशंस रिलीज होती हैं। तो इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सेफ किस्म की और लैंडफिल साइज डेजिग्नेटेड हो जाए। हमारे यहाँ ओपन डंपिंग की जाती है, ये वेस्ट मैनेजमेंट करने का सिलसिला बिल्कुल गलत है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं वो मटेरियल्स को देखें और वो सेफ्टी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की होती है उसको यकीनी बनाएं, क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन जब हो रही होती है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से, वो भी आपकी कंट्रीब्यूट करती है मिशंस में और लोगों की इससे सेहत मुतासर होती है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो अर्बन एरियाज़ है, ख़ासतौर पर जो शहरी एरियाज़ हैं, वहाँ पर ग्रीन कवर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ग्रीन कवर से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि जैसे इस्लामाबाद में खजूर के दरख्त लगा दिए या पेपर मार्बल लगा दिए, ये लोगों के लिए जो है वो बहुत ही डेंजरस किस्म के जो है वो हेल्थ इम्पैक्ट्स लाती हैं। इंडिजिनस ट्रीज़ यानी कि लोकल ट्रीज़, अगर आप पर्टिकुलरली पंजाब की बात करें तो आप देखें शीशम, धरेक, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, आपकी इमिशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। तो आपके जो बाकी इससे रिलेटेड चरिंद परिंदे हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जुगनू, तितलियाँ, और ये जो छोटी छोटी जुगनू तितलियाँ हमें वो छोटी सी सुनने में लगती हैं लेकिन इनका बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होता है हनी बीज का। ये तो आपके वो दरख्तों से आप राइट दरख्त राइट जगह पे आप लगाते हैं तो ही उससे जो है बहुत फायदा होता है। इसके अलावा आप देखें कि मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स
जो है वो मज़ीद करने चाहिए, क्योंकि वो जो बसेस इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होती हैं वो कम कंट्रीब्यूट करती हैं और पोल्यूशन। एक्सेसिबल सब लोगों को होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। उससे मुराद ये नहीं है कि मज़ीद जो है वो हाईवेज और मज़ीद रोड्स उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बनाना शुरू कर दे, जैसे कि ट्रेंड है वो बनाती है। जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उन्हीं के ऊपर उनको चलाएं आप। इसके अलावा जो है वो आप ये देखें कि बतौर शहरी हमारी जिम्मेदारी है कि हम कारपूल वगैरह का जो है वो हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कि अगर एक ही मोहल्ले से आप जो है वो आसपास के इलाकों में ऑफिस में या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं तो आप मिल के जा लें, और आपकी पेट्रोल की कॉस्ट भी शेयर हो जाएगी और आपकी एमिशंस भी जो है वो ऑन इंडिविजुअल लेवल कम हो जाएंगी। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे कंजम्पशन के पैटर्न्स हैं, मेरा ख्याल है इस पे गवर्नमेंट को काम करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। कि आप देखें कि जो सेकेंड हैंड क्लोथिंग पाकिस्तान में आती है इंपोर्ट होके, वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी पाकिस्तान में आती है, उसका बहुत कम जो है वो हिस्सा पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं आपके सेकेंड हैंड स्टोर्स और शॉप्स के ऊपर, बाकी सब के सब आपकी लैंडफिल में जाती है, वो फिर जलाते हैं, वो आपकी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जो लोकली चीज़ें हमारी तैयार होती हैं उसके जो है वो प्रमोट करना चाहिए, कि लोकली जो चीज़ें तैयार हो रही हैं, चाहे वो पहनने की हैं, चाहे वो खाने की हैं, चाहे वो मेकअप की हैं, हर चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लोकली मेड जो है वो गवर्नमेंट और लोग प्राइड फील करें कि वो लें, ताकि जो बाहर से चीज़ें आप इंपोर्ट करके ला रही हैं, और ये जो ब्रांड का एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में ख़ासतौर पे आपको अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास में नज़र आता है, वो आपकी एक तरह से एमिशंस को आप इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ला रहे होते हैं। तो उसको उस पर काम करने की ज़रूरत है। एडवर्टाइजिंग जो आपकी ब्रांड्स के अराउंड होती है, ख़ासतौर पर कपड़ों के अराउंड जो आपकी होती है, जो बाकी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उस पर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये देखें कि बहुत सारे मुल्क यूरोप में ऐसे हैं जिन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी है। जो फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज खासतौर पर, जी। अगर मैं कुछ नाम लूँ जो बड़े बड़े आपको दुनिया में देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मिशन को, उन्हें उन पर पाबंदी लगा दी है कि उसके कोई भी प्रोडक्ट हमारे मुल्क में नहीं आएगा। जब आएगा ही नहीं तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकेगा। तो इस तरह के इम्पैक्ट अगर इस तरह के अगर स्टेप्स पाकिस्तान भी ले तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो आपको माहौल को देखने को मिल सकते हैं और इंसानी ज़िंदगी को बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने डिटेल एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। एनडीएमए की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये कहती है कि करीबन एक महीने में 26 जून से 25 जुलाई तक कुल 266 अफराद हलाक हो चुके हैं, 633 अफराद ज़ख्मी हैं, और ये अचानक सैलाब और बारिशों की वजह से ये अमात हमारे सामने आई हैं। डिटेल्स हमारे सामने हैं। अब हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल साहब, तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। खादिम हुसैन साहब हैं, डायरेक्टर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी गिलगित, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। खादिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। खादिम साहब, अब के हमने गिलगित में बहुत सैलाब देखा है और सियाहों को, टूरिस्ट को बहुत मुश्किलात देखी हैं। आपके इदारे ने कोई ऐसी वार्निंग जारी नहीं की कि टूरिस्ट जो हैं वो इस मौके पर सफ़र ना करें, वो फंस जाएंगे? आपकी तरफ से कोई ऐसा जो ट्रैवल बैन या ये नहीं आया और लोग हमें फंसे हुए सैलाबज़दा इलाकों में नज़र आए जहाँ फ्लडिंग थी? अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी एनडीएमए की तरफ से और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी और अलर्ट्स जारी किए गए थे। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हम एज ए कॉम हम इन अलर्ट्स को ना हम पढ़ते हैं ना हम उस पर अमल करते हैं। हालांकि हफ्ते पहले से एनडीएमए की तरफ से और जीओबीडीएमए की तरफ से ये अलर्ट्स बिफोर एनी स्पेल या एनी जो पॉसिबल डिजास्टर की अकरेंस से पहले ये बाकायदा अलर्ट्स जारी होते रहते हैं। किस डेट से किस डेट का अलर्ट आपने, किस डेट से किस डेट तक का अलर्ट जारी किया? ये नॉर्मली जो हमारा, आप देखिएगा उसकी वेबसाइट के अंदर भी, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी वेबसाइट के अंदर भी, और बाकायदा ये पब्लिक जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी ये अलर्ट्स शेयर होते रहे हैं। ये जून के एंड में जब ये स्पेल यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में कोई 1.5 महीने से सिवियर जो हमारे यहाँ गर्मी का एक स्पेल चल रहा था, बिल्कुल ड्राई वेदर का, और बहुत ज़्यादा उसमें एबनॉर्मल टेम्परेचर का जो राइज था, वो बाकायदा उसके अलर्ट्स जारी होते रहे हैं। और लोकल
आपने देखा होगा रेडियो एफएम के जरिए, रेडियो के जरिए, जहाँ नहीं पे पर लोगों जब को आप रास्ते बंद जब नहीं होने आप चाहिए? खादिम साहब, जब आप ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर देते हैं, अलर्ट जारी कर देते हैं, तो फिर आप साथ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को बुकिंग करने से मना नहीं करते कि अब आपने टूरिस्ट की बुकिंग नहीं करनी है? और वो जब बुक कराएं तो आपने उनको नॉर्मली बता उन आप सर, देखे ना, नॉर्मली ये जब जब होटल और रिजॉर्ट्स बुकिंग जारी रखती हैं, तो आदमी जब लाहौर से फोन करता है बुकिंग के लिए और बुकिंग उसे मिल रही होती है, तो फिर ट्रैवल एडवाइजरी तो किसी काम की ना रही। नॉर्मली सर ये एक पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, उसमें जो ट्रेवल कंपनीज हैं उनका भी रोल बनता है, होटल एसोसिएशंस का भी रोल बनता है। ये नॉर्मली देखें, ये जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। आप बहुत एडवांस कंट्री है दुनिया की, जिसके पास दुनिया का सोफिस्टिकेटेड तरीन एयर वाटर उसका जो वेदर फोरकास्ट का मैकेनिज्म है। यूएसए के अंदर टेक्सास में जो फ्लड आया था आधे घंटे के अंदर, उसकी जो डेवस्टेशन थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। ओवरऑल ये जो फिनोमेना है इसमें बहुत ज़्यादा एब्रप्ट किस्म की चेंजेस भी आई हैं। फ्लड आप बहुत सारे एरियाज में आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं उन एरियाज में इस तरह के इवेंट्स हुए हैं। तो ये नॉर्मली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होती है, जिसमें मीडिया का भी रोल होता है, इसमें प्रिंट मीडिया का भी रोल है, इसमें होटल एसोसिएशंस का भी रोल है, इसमें जो ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनका नहीं भी नहीं रोल नहीं, है, गवर्नमेंट का भी। ये खादिम सारे साहब, इदारे खादिम साहब, सब ने आपकी एडवाइजरी को लेकर चलना है, और आपने एडवाइजरी जारी नहीं, करने हमारी के एडवाइजरी बाद तो सर इसमें आप दो चीजें हैं ना, एक मिनट, दो चीजें सर एक इसमें। सवाल हमारी एडवाइजरी सवाल पूरा हमारे होने। एक आपकी एडवाइजरी है, एक उस एडवाइजरी पर एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है। वो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन आपके पास नहीं है, क्या आपके पास है? नो सर, इसमें दो चीजें हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन बीइंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का काम नहीं होता। ये नॉर्मली जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके एंड पे होता है। और वेल बिफोर द इवेंट ये सारी ट्रेवल एडवाइजरीज, ये सारी चीजें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उनके साथ शेयर होता है। अनफॉर्चुनेट हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को हम सीरियस नहीं लेते, और बाकायदा बहुत सारे टूरिस्ट को तो रोका भी गया है। आपका जो ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के विद इन प्रीमिसेस के अंदर जो ट्रेवलर्स थे या जो लोग थे, वो उनकी जो डिजास्टर से जो उनको बचाया गया है इन्हीं एहतियाती तदाबीर की वजह से हुआ है। चूंकि बाबूसर की तरफ से जो लोग आते हैं, ये दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रोल होता है। उसमें केपीके की गवर्नमेंट होती है, उनका रोल बनता है कि वो अपने हुदूद के अंदर टूरिस्ट को रिस्ट्रिक्ट करें। फिर वो जब गिलगित बल्तिस्तान की हुदूद में आते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको रोकती है, उनको अवेयर करती है, सेंसिटाइज करती है। जब भी तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिवाय बाबूसर के बाकी जितने एरियाज में डिजास्टर्स आए हैं, वहाँ पे ह्यूमन जो लॉसेस हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, निग्लिजिबल लेवल पे हैं। कोई एक या आध इस तरह की कोई कैजुअलिटी हुई है। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज और ये जो ट्रेवल का पैटर्न है, क्लाइमेट का पैटर्न है या डिजास्टर का पैटर्न है, या जो क्लाउड आउट ब्रस्ट एक नया फिनोमेना है, बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है और वो अनएक्सपेक्टेड है। तो ये यूएस से अक्रॉस यूएस आप देखिएगा तो टेक्सास में जो 100 से ज्यादा लोगों की डेथ्स हो गई हैं, और उनको बिल्कुल भी वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकेगी इस तरह का बड़ा एक डिवास्टेटेड इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल हम सबका रोल है। अच्छा, खादिम आपके सिंह यहाँ साहब, के सोशल आपके मीडिया गिलगित बल्तिस्तान में कितने ग्लेशियर्स इस बार मेल्ट हुए हैं जिनकी वजह से ये फ्लडिंग हुई है? आपने कोई असेसमेंट बनाई है कि कितने सर, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए? जी जी सर, इसमें ग्लेशियर्स मेल्ट होने की बात नहीं, इसमें जो लेट स्नोफॉल हुई है इस दफा। आप गिलगित बल्तिस्तान में अर्ली स्नोफॉल होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। इस दफा जो स्नोफॉल जनवरी में भी नहीं हुई, फरवरी के एंड में हुई, मार्च अप्रैल तक स्नोफॉल हुई है। और ये जो स्नोफॉल हुई है ये आइस में कन्वर्ट होती है। आपके अभी भी बल्तिस्तान हम यहाँ पे इन्फोर्समेंट भी हैं, तो आफगान में जो पहाड़ों पर अभी भी वो बर्फ पड़ी, वो भी मेल्ट हो रही है, छोटे मोटे फ्लड्स आ रहे हैं। और अफगानिस्तान में कोई 8,400 ग्लेशियर्स बहुत हाई एलिवेशंस के ऊपर हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट भी हो रहे हैं जो अलोंग आपके हाईवेज के ऊपर हैं, जो केकेज के ऊपर ग्लेशियर्स हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर जो रोल है सर, इसमें जो लेट स्नोफॉल हुई है वो बहुत ज्यादा मेल्ट हुई है, और साथ साथ जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो हॉट एयर ऊपर राइज होती है और एक सर्टेन एरिया में जाके वो कूल डाउन होती है, और वो सर्टेन एरिया में बारिश की सूरत में बहुत ज्यादा बरसती है। तो वो उसकी वजह से फ्लड और फ्लैश फ्लड्स का ये फिनोमेना बहुत ज्यादा तेज हुआ है।
जैसे आप नॉर्मल ग्रीन पैटर्न में होते रहते हैं, वो एक नेचुरल है। फॉल है एक्चुअली सीजन्स के अंदर जो थोड़ा सा है लेट शुरू होती है, और उसमें ये थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, ये जो आप लेट स्नोफॉल की बात कर रहे हैं, ये तो अब कंसिस्टेंट हो सकती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका स्नोफॉल पैटर्न बदल जाएगा, और अब आपके यहाँ जैसे पंजाब में क्लाइमेट चेंज में रेन्स जो हैं वो लेट हो रही हैं, और जगह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आपके यहाँ स्नोफॉल लेट हुआ करेगी ये क्लाइमेट चेंज में। तो इससे निपटने का हर साल ये यूं ही फ्लड्स आया करेंगे, या इसका कोई रास्ता है? सर, इसमें दो चीजें हैं। क्लाइमेट चेंज एक एब्रप्ट कोई फिनोमिना नहीं है। ये ओवर द इयर्स, ये कम से कम 30 साल का पैटर्न होता है जिसमें आपका टेम्परेचर, आपके क्लाइमेटिक जो पैटर्न्स हैं वो शिफ्ट होते हैं। इसमें एज ए नेशन हमें एक थोरो बहुत ज़्यादा इसके अंदर उसमें जो रिसर्चर्स हैं, इसमें जो प्रैक्टिशनर्स हैं, इसमें जो मीडिया है, हम सबका रोल है। नॉर्मली जो क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमिना है ओवर द इयर्स, सिंस जब से ज़मीन वजूद में आई है, ये डिफरेंट पैटर्न्स आते रहते हैं और उसमें ये चलते रहते हैं। लेकिन हमें एज ए नेशन या एज ए मुल्क हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को एडजस्ट करना होता है इन क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर। आपने अपनी एडेप्टेशन बेहतर करनी है, आपने अपनी कम्युनिटी की रेजिलियंस बेहतर करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया में जो यूएसए के अंदर जो हरिकेन्स या जो जिस तरह के फ्लड्स आते हैं, जिस तरह के इवेंट्स आते हैं, वो यहाँ से ज़्यादा सीवियर होते हैं, लेकिन उनकी कोपिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, उनकी प्लानिंग अच्छी होती है, उनकी रेजिलियंस बेहतर होती है, तो वहाँ पे नुकसान बहुत कम से कम होता है। लेकिन हमारे एंड पे जो है, चूंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की एलोकेशन चूंकि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और दूसरे सेक्टर्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, दूसरे इश्यूज हमारे बहुत ज़्यादा हैं। अब चूंकि ये आपका इशू है, आपकी सर्वाइवल है, आपके फ्लैश फ्लड्स, आपके अर्बन फ्लड्स, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने की जरूरत, की कॉपिंग कैपेसिटी बेहतर करने की जरूरत है, हमें रिसर्च की जरूरत है, हमें क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स के ऊपर, ग्लेशियर प्रोटेक्शन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपने देखा होगा केपीके के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, हमने रिवर्स के ऊपर हमने होटल्स बना लिए, रिवर के पाथ को हमने श्रिंक किया, नालों को हमने श्रिंक किया, जो शहरों के अंदर जो आपके जो फ्लड प्लान्स हैं, या जब फ्लड का जो चैनल था या जो नाला था उसको हमने श्रिंक किया है, तो उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट ज्यादा महसूस होता है। अदरवाइज अगर हम प्रॉपर प्लान करें, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करें, तो इसकी डिवास्टेशन बहुत मिनिमल हो सकती है। आपने भी अताबाद झील का कोई अच्छा हाल तो नहीं रखा हुआ है? उसमें गंदा पानी डाला है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं, उसके ऊपर जो रिजॉर्ट्स हैं उन्होंने अपना सीवरेज उसमें डाला है। अगर आप इस वक्त अताबाद का विजिट कीजिएगा सर, तो जो वायलेशंस थी वो सारी, ये तो अभी रिसेंटली आपको मीडिया के जरिए, इससे पहले हम उसको इन्फोर्स कर रहे थे। लास्ट सितंबर में हमने अताबाद में बहुत सारे होटल्स को सील किया, उनको इन्फोर्स किया। इस वक्त हमने अक्रॉस जीबी, गिलगित बल्तिस्तान में, हुंजा में, किसी भी नाले के ऊपर, किसी भी दरिया के साथ, कहीं भी जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा। में हमने पूरे बल्तिस्तान रीजन में जो नाले हैं दरिया के किनारे हों या आपकी झीलों के आसपास हों, सेंसिटिव एरिया में, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। नॉर्मली ये जो जैसे जैसे आपके क्लाइमेटिक पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, या आप जब बहुत सारे हादसा से गुजरते हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं उन्हीं की बुनियाद पे। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत बेहतर भी हैं, चूंकि आप देखिएगा तो जो केपीके में या पंजाब में या रावलपिंडी में जिस तरह की अभी अर्बन फ्लडिंग हुई है, जो आपकी जो सोसाइटीज़ जो बड़ी बड़ी बनी हैं, वहाँ की जो सूरत हाल है, उसके मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। चूँकि हमारा 97% एरिया माउंटेनियस है और हम हाईली वल्नरेबल हैं, हमारे ग्लेशियर्स हैं, स्नो पीक्स हैं, फॉरेस्ट एरिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे कम्युनिटी की सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, सरकारी जो इदारों की जो प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत बेहतर है। डिस्पाइट हमारे पास रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत कम है, और बिल्कुल आपका रिसेंटली बना हुआ एक सूबा है। बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन साहब। खादिम हुसैन साहब हमारे साथ बात करें। ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात मौसम के हवाले से ही, मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा
मसला यूं कह लीजिए कि एक चैलेंज बन चुका है पाकिस्तान के लिए और आए रोज़ हम हलाकतों का सुनते हैं। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी NDMA को, रेस्क्यू एजेंसीज को, सूबाई इंतज़ामिया को रेड अलर्ट पर रखा हुआ है। इसके अलावा खुसूसन जो इलाके जहाँ इंडस रिवर के किनारे नदी नालों का ख़तरा है वहाँ पर भी हाई अलर्ट है। इसके अलावा PTA को भी कहा गया है कि SMS के ज़रिए से, मोबाइल अलर्ट्स के ज़रिए से हकीकी वक्त में लोगों को आगाह किया जाए। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद अली खान है, साबिक डायरेक्टर जनरल वज़ारत माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली। आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। जावेद साहब इस वक्त कंट्री प्रोग्राम मैनेजर हैं यूनाइटेड नेशंस में भी और UN के साथ काम कर रहे हैं। जावेद साहब, जब अमेरिका निकल गया है क्लाइमेट के उस पेरिस मुआहदे से और हमें ये लग रहा है कि क्लाइमेट से निपटने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग भी कम होती जा रही है, तो फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ क्लाइमेट का चेंज का बहुत वर्स्ट इफेक्ट हो रहा है, हमें तो बहुत मसाइल पैदा होंगे पाकिस्तान जैसे ममालिक को, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग बहुत कम हो जाएगी अमेरिका के निकलने से। जी, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। हम लोगों को अपना इन सारी ग्लोबल सिनेरियो को सामने रखते हुए खुद कमर बांधनी पड़ेगी और पहले से बहुत ज्यादा काविशों के साथ और मिलकर मुकाबले करने के लिए एक जामे प्लान तैयार करने की जरूरत होगी। तभी मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब हम अपने चैलेंजेस को एड्रेस कर सकेंगे। लेकिन 2022 में जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हुई थी UN के तहत और बाकी पाकिस्तान की, वो 100% पूरी तो नहीं हुई हैं, वो मिले तो नहीं पाकिस्तान को पैसे? नहीं, पाकिस्तान को जो है वो जहां तक मेरी नॉलेज में है वो काफी सब्सटैंटिव सपोर्ट आई थी। 2 दफा या 3 दफा पाकिस्तान ने फ्लैश अपील की, यानी कि वो स्केल ऑफ डिजास्टर इतना ज्यादा था कि वो जो है ना वो पाकिस्तान को कई दफा फ्लैश अपील करनी पड़ी और उससे दुनिया ने काफी रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन ये है कि यकीनन जितना हम समझते हैं या जितना उम्मीद करते हैं वो उतना पूरा नहीं होता है। दुनिया के कौन कौन से ममालिक क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट है? हमें तो लगता है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, और कौन कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के अलावा क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहा है दुनिया में? देखें मुजम्मिल साहब, ये साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जिनमें फिलीपाइन आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव्स आता है, बांग्लादेश आता है। ये सारे ऐसे ममालिक हैं, इंडोनेशिया है, ये सारे इस किस्म के मुल्क हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं इसके डिज़ास्टर के। लेकिन ये कि पाकिस्तान हमेशा टॉप 10 ऑफ दी, हम जो जैसे आपको इल्म होगा कि हमारा एमिशन लेवल ग्लोबल उसमें 1% से भी कम है, लेकिन मुतासिर मुल्कों में हम 1 से लेकर 5 तक या मैक्सिमम 1 to 10 के स्केल में रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा शदीद मुतासिर मुल्कों में शामिल होते हैं। लेकिन अगर अमेरिका पेरिस मुआहदे से निकल गया है तो फिर एमिशन तो बढ़ेगी ना, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं होगा, एमिशन बढ़ेगी। और हमें लग रहा है कि अगले 5 साल में एमिशन कम होने की बजाय अब एमिशन गैसेस की बढ़ जाएगी। ये मुजम्मिल साहब, मैं जो है ना आपको जैसे इल्म होगा कि मैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल भी हूँ वजारत मौसमियाती तब्दीली का और इन्वायरमेंट का, तो मैं थ्रू आउट क्लाइमेट नेगोशिएशन में इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करता रहा हूँ या पाकिस्तान की टेक्निकल टीम का मेंबर रहा हूँ। आप ये समझिए कि दुनिया आपको अभी अमेरिका के इससे नजर आ रहा है कि ये बड़ा इम्पैक्ट होगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये भी एक फरार का रास्ता था बड़े मुल्कों का। वो इसलिए कि पहले बाइंडिंग कमिटमेंट था क्योटो प्रोटोकॉल का,
क्योटो प्रोटोकॉल में हर बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के टारगेट थे जो कि उन्होंने अचीव करने थे 1995 से में क्लाइमेट चेंज का प्रोटोकॉल कन्वेंशन जो है वो इफेक्टिव हुआ था। और मुझको जापान में क्योटो, चूंकि जापान में है, तो वहां जब वो सेरेमनी हुई तो मुझको इनवाइट किया गया। और क्योटो प्रोटोकॉल में टारगेट था हर कंट्री का जो कि मीट करना था, जो कि एक दफा भी वो फुलफिल नहीं कर सके। तो ये फेलियर जो है ना, जब फिर ये इसको स्क्रैप किया गया, तब जाकर पेरिस एग्रीमेंट बना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का 2012 में सेकंड फेज जो है वो इफेक्टिव होना था, तो वो बड़े मुल्क सारे भाग गए और उन्होंने राह फरार इस तरह अख्तियार किया कि जब तक चाइना, इंडिया, ब्राजील जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके भी एमिशन लेवल हाई होने शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि 1995 में सूरत हाल मुख्तलिफ थी और अब जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज भी उतना ही एमिट कर रहे हैं। तो पहले था पोल्यूटर्स पे का प्रिंसिपल, अब पोल्यूटर्स पे का प्रिंसिपल खत्म हो गया, स्क्रैप हो गया, और अब जो है ना ये वॉलेंट्री टारगेट्स हैं। वॉलेंट्री टारगेट्स में कोई मुल्क अभी भी जो है ना वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर रहा है, क्या कहते हैं, जी मिशन लेवल को नीचे लाने में। तो ये सूरत हाल है जो कि कैमोफ्लेज नजर आती है, इसलिए कि लोग वाकिफ नहीं हैं। और पेरिस एग्रीमेंट को अब चूंकि ये वाहिद एग्रीमेंट रह गया है, चूंकि वो क्योटो प्रोटोकॉल स्क्रैप हो गया है, इसलिए अब बाकी मुल्क भी जो है वो अब इसी एक बराबर उस पर प्लेटफॉर्म पर, वरना पहले डेवलपिंग कंट्रीज को पूरी सहूलत और 1% ऑफ जीडीपी उन्होंने देना था हर मुल्कों को, ताकि वो अपने आप को महफूज रख सकें और तैयारी कर सकें, जो कि अब खत्म हो गया है इसकी वजह से। आप अब आगे क्या देखते हैं कि इंटरनेशनली देखें ना, पाकिस्तान 1% से कम एमिशंस करता है, आपने कहा इंडिया, ब्राज़ील ज़्यादा एमिशंस करते हैं, तो अब इंटरनेशनली तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट एमिशंस का फिर ना रह गया। मैं आपसे पूछूं, जौन सा मर्जी मुल्क जितनी मर्जी एमिशन करे और दूसरे मुल्क उससे इफेक्ट होते रहे, कोई किसी को रोकने वाला तो नहीं है। लेकिन अब जो है वो जिसको कहते हैं कि एनडीसी, नेशनली डिटरमिन्ड टारगेट, तो आप हर मुल्क अपना अपना टारगेट देता है और उसको कमिटमेंट को दोबारा, अब जो है ना ये हो गया है कि हर मुल्क अपने टारगेट को डबल कर दे। तो पाकिस्तान ने भी इतना, चूंकि फिर भी इतना कम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एमिशन लेवल को अपने रिड्यूस करने के लिए और जीएचजी एमिशन रिडक्शन के लिए, जैसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी को हम 60% तक ले जाएंगे बाय 2030, तो इस तरह के टारगेट और कमिटमेंट्स हम भी कर रहे हैं और दुनिया भी कर रही है। अगर अमेरिका निकल भी गया तो भी मतलब कि ओवरऑल ग्लोबल उसके ऊपर जो एक कमिटमेंट एग्जिस्ट करती है वो फिर भी चलती रहेगी। और पाकिस्तान को बहुत पाकिस्तान अपना पॉलिटिकली केस बड़ा स्ट्रांगली प्लीड करता है, और वो जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसके सिलसिले में COP28 में पाकिस्तान को काफी इस मद में ग्लोबल कमिटमेंट हुई है और काफी सपोर्ट, मतलब ये कि कुछ मिली भी है या कमिटमेंट हो चुकी है। लेकिन वो कमिटमेंट्स कह रहे हैं पूरी नहीं हुई हैं। कमिटमेंट्स तो हुई हैं लेकिन पूरी नहीं हुई हैं। बस मुजम्मिल साहब, ये पूरा कभी नहीं होता, मतलब ये थोड़ा बहुत होता रहता है और इसी तरह चलता रहता है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जब जैसे आपने कहा कि हमारे खित्ते के ममालिक भी अब इससे मुतासर हैं और वो खित्ते के ममालिक की एमिशंस भी बढ़ रही हैं, आपको नहीं लगता साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या ये हमारे अपना भी कोई प्रोटोकॉल तय होने की ज़रूरत है? खित्ते के ममालिक को भी आपस में बैठ के कोई क्लाइमेट के हवाले से मुआहदे करने की ज़रूरत है?
देखिए ना, कमजोर मुल्क अगर आपस में हाथ मिला भी लें, क्योंकि इससे इतना फायदा नहीं होगा। हम जब ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ब्लॉक है जिसको G77 एंड चाइना कहते हैं। तो G77 एंड चाइना जो है वो एक वॉइस से ग्लोबल लेवल के ऊपर मिलकर काविश करते हैं और मिलकर पोजीशन लेते हैं और डिमांड करते हैं। तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है और वहां पर ज्यादा इफेक्टिव। और आप ये देखिए कि जितनी भी दुश्वारियां हैं उसके बावजूद डेवलपिंग कंट्रीज को काफी सपोर्ट मिल रहा है, जबकि आपको नजर आ रहा होगा कि अब डेवलप्ड कंट्रीज में भी उसी स्केल के डिजास्टर और उसी स्केल के फ्लड्स और वो हाई टेम्परेचर और हीट आइलैंड फिनोमेना, ये सब जो है ना, बड़ा मतलब कि वहां भी विजिबल हो गया है। फॉरेस्ट फायर्स भी आपने देखा, और भी आपने मतलब कि इसी साल एक्सपीरियंस किया कि स्पेन में क्या हुआ और अमेरिका में क्या हुआ। बहुत सारे जगहों पर बेइंतहा जो चीज कभी सुनी नहीं गई थी, देखी नहीं गई थी, सोची नहीं गई थी, वो हो रही है वहां। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।